ये बात तो हम सब जानते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन हिस्ट्री का सबसे बड़ा जीनियस था। इतना जीनियस कि वो अकेला ही हजारों साइंटिस्ट से ज्यादा दिमाग लड़ा सकता था। जो चीज हम इंसान समझना तो दूर की बात सोच भी नहीं सकते, वो आइंस्टाइन ने सोची भी, समझी भी और उसको पूरी दुनिया के लिए आसान भी बनाया। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक फिजिसिस्ट थे जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ए इसकी वजह से ही इनको नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। इनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचने और समझने की सलाहियत देखकर लोग समझते थे कि आइंस्टाइन के पास एक स्पेशल ब्रेन है जो हम आम इंसानों से काफी ज्यादा मुख्तलिफ है। इस बात का खुद आइंस्टाइन को भी अंदाजा था। इसी वजह से वो नहीं चाहते थे कि मरने के बाद इनकी बॉडी के किसी भी हिस्से पर रिसर्च की जाए। बटकाए पर भी निकाल लिया क्योंकि उसको ये जानने की क्यूरियोसिटी थी कि दुनिया के सबसे बड़े जीनियस के ब्रेन में आखिर ऐसा है क्या। जम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद नाजरीन। आइंस्टाइन का ब्रेन चुराने वाले डॉक्टर थॉमस हार्वी थे जिनको अपने साथ होने वाले अंजाम से ज्यादा इस स्पेशल ब्रेन को स्टडी करने में दिलचस्पी थी। कुछ दिनों के बाद जब प्रिंसटन हॉस्पिटल को डॉक्टर हार्वी की इस हरकत का पता चला तो उनको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा। ये उनका सिर्फ ख्याल था कि वो इतने बड़े जीनियस के ब्रेन पर रिसर्च कर पाएंगे। अब कंडीशन ये थी कि डॉक्टर हार्वी प्रिंसटन हॉस्पिटल की जॉब से भी हाथ धो बैठे थे और अपने पैथोलॉजिस्ट का ओहदा भी आइंस्टाइन का ब्रेन जो पहले ही डॉक्टर हार्वी प्रिजर्व कर चुके थे वो इसको लेकर पेंसिल्वेनिया के शहर फिलाडेल्फिया ले गए। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों मियाँ बीवी को डाइवोर्स लेकर अलग होना पड़ा और डॉक्टर हार्वी ब्रेन लेकर कैंजस के शहर विजिटा चले गए जहां वो एक बायोलॉजिकल टेस्टिंग लैब में मेडिकल सुपरवाइजर की नौकरी करने लग। लेकिन डॉक्टर हार्वी आइंस्टाइन के ब्रेन पर कुछ खास रिसर्च ना कर सके, उल्टा उनका मेडिकल लाइसेंस ही कैंसल कर दिया गया और नौबत यहां तक आ गई कि उनको एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में जॉब स्टार्ट करनी पड़ी। तभी उन्होंने पहली बार एक अच्छा फैसला किया कि वो इनके ब्रेन के अलग अलग हिस्सों को दुनिया भर के बेस्ट न्यूरोपैथोलॉजिस्ट के पास डिटेल्ड रिसर्च के लिए भेजेंगे। लिहाजा उन्होंने ऐसा ही किया। 1955 में ब्रेन चोरी होने के 30 सालों के बाद यानी 1985 में पहली बार आइंस्टाइन के ब्रेन पर एक स्टडी पब्लिश की गई। इसके बाद अगले 28 सालों तक इस जीनियस ब्रेन पर दुनिया भर के न्यूरोपैथोलॉजिस्ट ने कई स्टडीज पब्लिश की जिनमें बताया गया कि आइंस्टाइन का ब्रेन आम इंसान के ब्रेन से काफी डिफरेंट था। सबसे बड़ा डिफरेंस ब्रेन के कॉर्पस केलोसम नामी हिस्से में पाया गया। अब यहाँ ये जानना जरूरी है कि इंसानी ब्रेन दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड होता है। इंसान जो काम करता है वो ब्रेन के एक हिस्से में पहले प्रोसेस होता है और फिर ब्रेन हमारे जिस्म के उस हिस्से को सिग्नल देता है। लेफ्ट ब्रेन हमारे जिस्म के राइट हिस्सों को कंट्रोल करता है जबकि राइट ब्रेन हमारे जिस्म के लेफ्ट हिस्से को कंट्रोल करता है। इसके अलावा 90% इंसानों का लेफ्ट ब्रेन बोलने, समझने, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और राइटिंग यानी लिखने के दौरान काम करता है, जबकि राइट ब्रेन के पास क्रिएटिविटी, शेप्स को पहचानने, आर्ट और म्यूजिकल स्किल्स की जिम्मेदारी होती है। अब आप भी ये सोच रहे होंगे कि इस सब में कॉर्पस केलोसम का क्या काम है। फर्ज कर लें कि आप कीबोर्ड पर टाइपिंग कर रहे हैं या फिर मोबाइल फोन पर। इस दौरान हमारे दोनों हाथ टाइपिंग करने में बिजी हैं। कुछ अल्फाबेट्स हमारा सीधा हाथ टाइप कर रहा है तो कुछ उल्टा हाथ। इस दौरान के लिए आपका पारा पर बहुत प्रचार था जिसकी वजह से आइंस्टाइन एक ही वक्त में काफी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स और सिचुएशंस को इमेजिन कर सकते थे। कॉर्पस केलोसम के बड़े होने के अलावा आइंस्टाइन के ब्रेन का पैटर्न भी आम इंसानों से काफी मुख्तलिफ था और रिसर्चर चर्च का मानना है कि इसकी वजह से ब्रेन में न्यूरॉन्स का फ्लो काफी बेहतर था। न्यूरॉन्स के अच्छे फ्लो होने का मतलब है कि इनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को बगैर पेन और पेपर के अपने दिमाग की मदद से ही सॉल्व करने की काबिलियत रखते थे। न्यूरॉन्स ज्यादा होने की एक और वजह भी रिसर्च पेपर्स में बताई गई। जब आइंस्टाइन के ब्रेन का वजन किया गया तो उसका वजन 1230 ग्राम था जबकि आम इंसानों का 1400 ग्राम होता है। जांच के बाद मालूम पड़ा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन जब पैदा हुए थे
तो वो पूरे 5 सालों तक बोल नहीं सकते थे, जबकि दूसरे बच्चे 2 या 3 साल की उम्र में बोलना शुरू कर देते हैं। जब उन्होंने बोलना शुरू भी किया तब भी वो ज्यादा बोलना पसंद नहीं करते थे, बल्कि हमेशा अपनी सोचों में ही गुम रहते थे। उनके पास चीजों को मेमोराइज करने की पावर काफी कम थी, यहाँ तक कि उनको सिंपल मैथ के टेबल भी याद करने में मुश्किल होती थी। वो मैथ और नंबर्स को लॉजिकल तरीकों से प्रोसेस करने के मास्टर थे। छोटी सी उम्र में ही वो इंटीग्रल और डिफरेंशियल कैलकुलस के मास्टर बन चुके थे। मैथ और साइंस में इनकी इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप थी कि जब वो क्लासरूम में कोई सवाल पूछने के लिए हाथ खड़ा करते थे तो प्रोफेसर्स घबराने लगते थे, क्योंकि आइंस्टाइन के अक्सर सवाल टीचर्स के भी ऊपर से गुजर जाते थे। छोटी सी उम्र में ही वो इस यूनिवर्स के लॉज को एक छोटी सी इक्वेशन में बंद करना चाहते थे, और यही उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। 26 साल की उम्र में आइंस्टाइन ने 4 रिसर्च पेपर्स पब्लिश करके पूरी दुनिया को हैरान कर डाला, और इसी वजह से उनको पीएचडी की डिग्री और ह्यूमैनिटी के लिए आला किरदार अदा करने की सूरत में नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। इसका अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा लें कि आज भी आइंस्टाइन की उन थीसिस के बिना साइंस बिल्कुल अधूरी है। कई डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने ये नतीजा निकाला कि आइंस्टाइन का ब्रेन उनके पैदा होने के बाद स्पेशल बना था। आइंस्टाइन का ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन अमेरिका में वाक़ दी मर्टर म्यूजियम में मौजूद है, जिसको बड़ी हिफाजत से माइक्रोस्कोपिक फिल्म्स में प्रिजर्व करके रखा गया है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और 06 क्रिएशन चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।